वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, फॉर बोथ जेई पर्पज से एंड आपका जो फाइनल एग्जाम होगा क्लास 11th उसके लिए, ठीक है। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर जब आप पढ़ते हो तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको काफ़ी चीज़ें पहले सीखनी पड़ेंगी। फिर इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे परम्यूटेशन। फिर इसके बाद जब हम परम्यूटेशन सीख चुके होंगे उसके बाद हम फिर जानेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में। परम्यूटेशन को जानने से पहले पहले हम कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और उसमें हम सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में सबसे पहले आप देखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंदर भी मल्टीप्लिकेशन रूल। अब ये जो चैप्टर है ये किस बारे में है, इसका अगर हम एग्जाम्पल समझें तो पहले आप सबसे पहले एग्जाम्पल ये कंसीडर करिए कि सपोज करो आपके पास एक ब्रीफ केस है, एक सूट केस है ना। इस तरह का सूटकेस, इस तरह का ब्रीफ केस जिसके अंदर आप कोड लगाते हो, है ना। आपके पास कुछ 9 डिजिट्स वहाँ पर रहती हैं और उनमें आपको कोड लगाकर उनको चेंज करना होता है। तो इस तरह का जब ब्रीफ केस आपके पास होता है या सूटकेस आपके पास होता है तो उसमें आप क्या करते हो, आपके पास सपोज करो 4 नंबर का वहाँ पर कोड आपको लगाना है, ठीक है। इन 4 नंबर के कोड में यहाँ पर 0 से 9 तक कोई भी डिजिट आ सकती है, यहाँ पर भी 0 से 9 तक कोई भी डिजिट आ सकती है, यहाँ पर भी 0 से 9 तक कोई भी डिजिट आ सकती है एंड यहाँ पर भी 0 से 9 तक कोई भी डिजिट आ सकती है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। उस पर्टिकुलर पैटर्न को आपको याद रखना पड़ता है, तभी आप उसको ओपन कर पाओगे, अदरवाइज आप ओपन नहीं कर पाओगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो हमारे पास फ़ोन है, उस फ़ोन में हमने 4 डिजिट का एक कोड बनाया हुआ है और वो 4 डिजिट का कोड जो है वो कुछ भी हो सकता है। 0 से 9 तक आप कोई भी डिजिट असाइन कर सकते हो उस कोड को, लेकिन वो कोड आपको याद रखना पड़ता है। अब अगर किसी भी केस में अगर आप फ़ोन की जो 4 डिजिट थी, जो कोड था फ़ोन का, अगर उनमें से आप एक डिजिट भी भूल जाते हो, है ना, तो फिर आप उसको फ़ोन को ओपन नहीं कर पाओगे। अब या फिर आपको ऐसा केस हुआ कि आपको सपोज करो एक डिजिट याद रह गई, बाकी की 3 भूल गए। तो जब आपके पास 4 डिजिट का कोई कोड होगा, जैसे आपके फ़ोन का जो कोड है उस तरह का, सपोज करो इस तरह से मैं यहाँ पर बनाता हूँ। अब इनमें से सपोज करो आपको कोई एक डिजिट याद आ रही है कि जो स्टार्ट होता था वो 3 से होता था, स्टार्ट होता था वो 3 से होता था, सिर्फ इतना याद आ रहा है, बाकी का कुछ याद नहीं आ रहा कि बाकी का कोड क्या था। तो ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी कि जो कोड, जो नंबर डिजिट इसमें भरी जाएंगी वो 0 से 9 तक कुछ भी हो सकती हैं, 0 से 9 तक कुछ भी हो सकती हैं। अब आपको बाकी की जो 3 जो जगह बची हैं यहाँ पर, बाकी आप बार बार ट्राई करोगे कि ये हो सकता है कोड, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो आप बार बार ट्राई करोगे। जब आप बार बार ट्राई करोगे तो यहाँ पर आप 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट भर सकते हो। यहाँ पर भी 0 से लेकर 9 तक बहुत सारी डिजिट्स को भरोगे। फिर यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक ट्राई करोगे। आप बार बार ट्राई करते जाओगे। पहले यहाँ पर 0 लिखोगे, फिर यहाँ 1 लिख कर देखोगे, फिर यहाँ पर 2 लिख कर देखोगे, फिर यहाँ पर 0 के साथ हो सकता है यहाँ 2 लिखो, यहाँ 3 लिखो। ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ वेज होंगे जिनसे आप इनको कोड को फिल करने की कोशिश करोगे। ओके, जब आप एक सूटकेस के साथ इस तरह से कर रहे होते हो और आप बार बार उनको मैच कराने की कोशिश करते हो सच दैट कि जो एग्जैक्ट कोड था उससे वो मैच कर जाए, तो ऐसा करने के लिए आपको बार बार नंबर ऑफ वेज उसके चेंज करते रहने पड़ेंगे लगातार, और फिर जाकर हो सकता है कि वो मैच कर जाए जो उसका ओरिजिनल कोड था उससे। अगर वो मैच नहीं करेगा तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे जिनमें मुझे बार बार उसको चेंज करना पड़ेगा। तो उसके उसका तरीका ये है कि आप चेंज कर करके देखते रहो। आपने चेंज किया, एक बार हो गया, नहीं मैच किया, ओपन नहीं हुआ वो, फिर दोबारा करके देखा, कुछ और डिजिट डाला, फिर भी ओपन नहीं हुआ, फिर 3 बार, फिर 4 बार, आप इस तरह से करते जा रहे हो। जब आप इस तरह से करते जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। हो सकता है कि वो पहली बार में ही ओपन हो जाए, हो सकता है कि आप बहुत बार ट्राई कर रहे हो वो फिर भी ओपन ना हो रहा और भी डिजिट्स को चेंज करने की जरूरत पड़े, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। क्या कोई एक ऐसा तरीका है जिससे मुझे सिर्फ ये पता चल जाए कि कितने नंबर ऑफ वेज होंगे इसको चेंज करने के, नंबर ऑफ वेज, क्योंकि मुझे पहली डिजिट तो पता है, बाकी के
यहां पर फिल करने के लिए मेरे पास जो 0 से 9 0 से 9 0 से 9 जो डिजिट हैं, इनको अगर मैं ट्राई करूं 1 बाय 1 करके ट्राई भी करूं तो कितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे। अगर सपोज करो नंबर ऑफ वेज लाखों में हुए तो मैं उसको ट्राई नहीं करूंगा, है ना। अगर नंबर ऑफ वेज कुछ कम हुए, 150 कुछ हुए, तो ओके मैं ट्राई करने के लिए तैयार हूं, जिससे कि वो सूटकेस ओपन हो पाए। ठीक है, तो अभी तक तो मेरे पास यही मेथड है कि मैं केवल रैंडम ट्राई करता रहूं उसको। लेकिन मैथमेटिक्स का जो ये वाला जो टॉपिक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसकी हेल्प से आप ये कर सकते हो कि नंबर ऑफ वेज पता कर सकते हो कितने नंबर ऑफ वेज होने वाले हैं उस टास्क के लिए, जिससे कि सच दैट कि आपको ओरिजिनल कोड मिल जाए। ओके, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स के अंदर आपको जो ये जिस प्रिंसिपल पर ये वर्क करेगा कि जो नंबर ऑफ वेज हमें पता चल जाए, उस प्रिंसिपल का नाम होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और उसके अंदर एक मल्टीप्लिकेशन रूल हम पढ़ेंगे। वो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है? मल्टीप्लिकेशन रूल ये कहता है कि सपोज करो आपके पास एक इवेंट के लिए नंबर ऑफ वेज n है, कोई भी इवेंट के लिए नंबर ऑफ वेज क्या है? n है। और फर्दर एक और कोई इवेंट है, कोई दूसरा इवेंट, उसको करने के लिए अगर सपोज करो आपके पास नंबर ऑफ वेज m है, नंबर ऑफ वेज m है, तो वो ये कहता है कि जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे उन दोनों इवेंट के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ वेज बनेंगे वो क्या बनेंगे? n इंटू m के इक्वल होंगे। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब पहले हम कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे पास, एग्जाम्पल के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मान लो मेरे पास सपोज करो 2 शर्ट हैं, कितनी? 2 शर्ट, ठीक है, एंड 3 पैंट हैं। कितनी पैंट्स हैं? 3 पैंट्स, ठीक है, 2 शर्ट हैं और 3 पैंट हैं। अब इन 2 शर्ट के साथ इन पैंट्स का हमें कॉम्बिनेशन मिलाना है, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ वेज रहेंगे जिनसे इनको मिलाया जा सकता है, पेयर बनाया जा सकता है इनका, इन 2 शर्ट के साथ इन 3 पैंट का। तो उसके लिए हमने समझने के लिए ऐसा किया, इन 2 शर्ट का नाम रख दिया हमने S1 एंड S2, और इन 3 पैंट का नाम हमने रख दिया P1, P2 एंड P3, इस तरह से। ओके, अब हम चूज करने वाले हैं कि हम कितने नंबर ऑफ वेज से इन शर्ट और पैंट के पेयर बना सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि मैं शर्ट 1 को चूज करता हूं। मैंने पहले वाली शर्ट को चूज किया कि मैं ये पहनने वाला हूं। इसके साथ अब मैं डिसाइड करने वाला हूं कि मैं कितने नंबर ऑफ वेज हैं जिनके साथ पैंट को चूज किया जा सकता है। तो आंसर है कि शर्ट 1 के साथ आप पैंट 1 को चूज कर सकते हो, पैंट 2 को चूज कर सकते हो, पैंट 3 को चूज कर सकते हो। ऐसा आप कर सकते हो। या आप ये करोगे कि शर्ट 2 के साथ आपके पास 3 पैंट हैं, उनको चूज करोगे इस तरह से। पैंट 1 हो आप उसके साथ ले सकते हो, पैंट 2 या पैंट 3। ओके, सारे जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन पेयर जो बन सकते हैं वो यही बन सकते हैं, पैंट और शर्ट के, ठीक है। अब यहां पर कितने टर्म बन रहे हैं ये? तो यहां पर जो नंबर ऑफ वेज निकल कर आए, ये नंबर ऑफ वेज आए मेरे पास कितने? 3 शर्ट 1 के साथ। यहां पर नंबर ऑफ वेज कितने आए? नंबर ऑफ वेज यहां पर भी मुझे कितने मिले? 3। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वेज देखूं, टोटल नंबर ऑफ वेज, तो वो मुझे कितने मिलेंगे? तो आंसर है 3 + 3, कितने टोटल नंबर ऑफ वेज बने? 6। ये नंबर 1 बना, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 वेज, नंबर 5, नंबर 6। ये मैंने क्या किया? रैंडमली कर करके रखा। इस शर्ट को हाथ में पकड़ा, फिर एक पैंट 1 को लिया, फिर उस शर्ट वही रखी, पैंट 2 को लिया, पैंट 3 का। तो मैं ये पेयर बना बना के देख रहा हूं। जब मैं इसको बना बना कर देख रहा था तो मैं रैंडमली जब इसको एक्सपेरिमेंटल वे में अगर देखूं, तो जब मैं ऐसे करके देखता हूं तो मुझे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने मिले? 6 मिले। लेकिन मल्टीप्लिकेशन रूल ये कहता है कि अगर आपके पास यहां पर नंबर ऑफ वेज कितने थे हमारे पास, शर्ट को चूज करने के नंबर ऑफ वेज कितने थे? तो आंसर है 2। शर्ट तो 2 ही तरीके से चूज किया जा सकती है, या तो शर्ट 1 या शर्ट 2। अच्छा, इस वाले इवेंट के लिए नंबर ऑफ वेज कितने हैं? तो आंसर है 3 पैंट हैं, और 3 पैंट को में से आप 3 तरीके से चूज कर सकते हो, या तो पैंट 1 को, पैंट 2 को, या पैंट 3 को। तो इसके लिए जो नंबर ऑफ वेज थे वो कितने थे? 3।
ये याद रखना कि ये शर्ट जो है ये अलग इवेंट है और जो पैंट है ये अलग इवेंट है। इस इवेंट के लिए मेरे पास, इस इवेंट को चूज करने के लिए मेरे पास जो नंबर ऑफ वेज हैं वो कितने हैं, 2। इस इवेंट को चूज करने के लिए मेरे पास जो नंबर ऑफ वेज हैं वो कितने हैं, 3। तो मल्टीप्लिकेशन रूल ये कहता है कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने हो, तो आप सिंपली ये कर सकते हो कि फर्स्ट इवेंट के लिए जितने नंबर ऑफ वेज हैं और सेकंड इवेंट के लिए जितने नंबर ऑफ वेज हैं उनका मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो आपका आंसर वही आएगा जो आप 1 बाय 1 करके चेक कर रहे थे, तब भी आपका आंसर वही 6 आया था इसको काउंट करने पर। वो कहता है कि आप सिंपली एक काम करो कि जितने नंबर ऑफ वेज इसके हैं, जितने नंबर ऑफ वेज ये हैं, इनका मल्टीप्लाई करा दो, तो आप डायरेक्टली टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल सकते हो। दिस इज मल्टीप्लिकेशन रूल। अब हम इसको एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, हमारे पास सपोज करो हमारे पास हैं कुछ स्कूल बैग और हमारे पास है टिफिन, और हमारे पास टिफिन बॉक्स है और हमारे पास बोटल्स है, बोतल, ठीक है ना, वाटर बोतल। ओके, नाउ मैंने सपोज किया कि मेरे पास 2 स्कूल बैग हैं, मेरे पास 3 टिफिन हैं, टिफिन बॉक्स हैं अलग अलग तरह के, और मेरे पास सपोज करो 2 वाटर बोतल हैं, 2 तरह की वाटर बोतल है। ओके, अब मुझे इनको चूज करना है, इनके ना पेयर बनाने हैं। जब मैं पेयर बनाने की कोशिश करूंगा तो मैं इस तरह से करूंगा कि मैंने एक स्कूल बैग लिया, उसमें एक टिफिन को रखा और एक वाटर बोतल को चूज किया, ठीक है। फिर मैंने स्कूल बैग वही रखा बट मैंने दूसरा टिफिन चूज किया और दूसरी बोतल चूज की। अब मैं ऐसे कर करके देखूंगा तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है ना, और तब मुझे जाकर पता चलेंगे कितने टोटल नंबर ऑफ वेज बनेंगे। लेकिन एक और प्रिंसिपल है जिसकी हेल्प से आप डायरेक्टली पता कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ वेज बनने वाले हैं, है ना। तो पहले तो हम करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंटली करके देखते हैं उसको, फिर इसके बाद हम ये देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन रूल ये करेक्ट है या नहीं है, ये इस पर काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो स्कूल बैग के जो नाम रखे हैं हमने बैग 1 एंड बैग 2 नाम रखा है। टिफिन बॉक्स के जो हमने नाम रखे हैं वो T1, T2, T3 रखे हैं, और बोतल के हमने नाम रखे हैं। यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं स्कूल बैग को असाइन करता हूँ स्कूल बैग 1, स्कूल बैग 2, और वाटर बोतल को मैंने बॉटल 1 एंड बॉटल 2 इस तरह से नाम दिए हुए हैं। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम तो ये कि जो स्कूल बैग है हमारा S1, इसको हमने चूज किया। जब स्कूल बैग S1 को हम चूज करेंगे तो अब इसके पास, इसमें जब हम टिफिन बॉक्स को रखना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। तो आंसर है हम स्कूल बैग 1 में टिफिन 1 को रख सकते हैं, या हम टिफिन 2 को रख सकते हैं, या हम टिफिन 3 को रख सकते हैं। ऐसा हो सकता है, स्कूल बैग 1 में हम इन तीनों में से कोई भी टिफिन रख सकते हैं जो हमें ठीक लगेगा। और अगर मैंने टिफिन 1 को रखा तो फिर मैं वाटर बोतल को चूज करने के मेरे पास कितने तरीके हैं। तो मैं ये कर सकता हूं कि मैं स्कूल बैग 1 के साथ टिफिन 1 रखूंगा और बोतल भी 1 वाली रख दूं, या हो सकता है मैं बोतल 2 नंबर वाली रखूं, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। फिर ऐसे ही स्कूल बैग 1 के साथ मैं टिफिन 2 को चूज करूं तो मैं हो सकता है बोतल 1 को चूज करूं, या हो सकता है बोतल 2 को चूज करूं, ऐसा हो सकता है। या मैं स्कूल बैग 1 के साथ टिफिन 3 को लूं और बैग 1 लूं, बोतल 1 लूं, या हो सकता है मैं बोतल नंबर 2 लूं, ऐसा भी कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा, अब या मैं जरूरी नहीं है कि मैं स्कूल बैग 1 की बात करूं, मैं स्कूल बैग 2 के साथ भी ऐसा कर सकता हूं। वहां पर स्कूल बैग 2 चूज किया, अब मैं उसमें टिफिन रखने वाला हूं, तो मैं टिफिन उसमें हो सकता है T1 रखूं, या टिफिन बॉक्स हो सकता है मैं 2 वाला चूज करूं, या टिफिन बॉक्स 3 वाला चूज करूं। अब अगर मैंने टिफिन बॉक्स 1 रखा तो मैं हो सकता है जो बोतल है वो B1 रखूं, या बोतल 2 नंबर को चूज करूं। टिफिन बॉक्स 2 के साथ भी मैं ऐसा करूंगा कि बोतल 1 या बोतल 2 को चूज करूंगा। टिफिन बॉक्स 3 के साथ भी मैं ऐसा ही करने वाला हूं, बोतल 1 या बोतल 2 को चूज करूंगा।
ये मैक्सिमम पॉसिबल जो सिचुएशंस बन सकती हैं वो सारी की सारी हम बना चुके हैं। ओके, अब कितनी सिचुएशन बनी है, तो यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर कितना था, ये 3 है ना, ये 3 है, ये 3 है। अब 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए, है ना। और अब यहां पर 2 2 2 2 2 2 इस तरह से इनको काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 है ना। ये हमारे पास जो सिचुएशन बनी, ये हमारे पास कितनी बनी, देखो 2 सिचुएशन ये हैं, 2 सिचुएशन ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं। अब इनको काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका मतलब टोटल जो सिचुएशन बनेंगी वो 12 बनेंगी। कैसे बनेंगी, स्कूल बैग 1 के साथ टिफिन 1 लिया जाए और बोतल 1 ली जाए, या S1 के साथ T1 के साथ B2 बने, ऐसा भी हो सकता है। तो ये हमारी एक सिचुएशन हो जाएगी। इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, S1 के साथ T1 और B1 लिया जाए, S1 के साथ T2 और B2 लिया जाए, ऐसा ST1 B1 ST1 B2 इस तरह से। ऐसे ही इस वाले के लिए भी अब देखो 2 सिचुएशन बनेंगी, S1 T2 के साथ, यहाँ पर T1 लिखना चाहिए, यहाँ पर T2 के साथ B1 और S1 T2 B2 इस तरह से। फिर से यहाँ पर S1 की ही फिर से बात करो, आप T3 टिफिन चूज करो, उसके साथ B1 और B2 इस तरह से। अब ये आपकी कितनी सिचुएशन बनी स्कूल बैग 1 के साथ, तो आंसर है 6 बनी। ऐसे ही 6 सिचुएशन यहाँ बन रही है, देखो मैं लिख भी देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, जैसे 6 ये बनी है, इसी तरह से पेयर आप बनाओगे तो 7 8 9 10 11 एंड 12। तो ये 6 ये बनी और 6 ये वाली इसी तरह से लिखनी है, S2 T1 B1 S2 T1 B2 इस तरह से, S2 T2 B1 S2 T2 B2 S2 T3 B1 S2 T3 B2। ठीक है, इस तरह से आपकी 6 सिचुएशन यहां बन जाएंगी। तो इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास निकल कर आएंगे वो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास 12 है। कितने हैं, 12 हैं ये। ओके, तो हमने यहां पर नोट कर लिया टोटल नंबर ऑफ वेज टू चूज स्कूल बैग टिफिन बोतल। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वेज बन रहे हैं वो 12 बन रहे हैं। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन रूल देखें तो मल्टीप्लिकेशन रूल के अकॉर्डिंग, या मुझे कहना चाहिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग, हम टोटल नंबर ऑफ वेज डायरेक्टली लिख सकते थे। टोटल नंबर ऑफ वेज हम डायरेक्टली लिख सकते थे इस तरह से कि अगर हमारा कोई एक इवेंट चूज किया जा सकता है इतने नंबर ऑफ वेज से। स्कूल बैग को चूज करने के हमारे पास 2 ही तरीके हैं, या तो स्कूल 1 बैग ले लो या स्कूल बैग 2 ले लो। अगर मान लो कोई दूसरा इवेंट हो रहा है, उसको चूज करने के नंबर ऑफ वेज है मेरे पास 3। अब 3 टिफिन है तो उनको या तो फर्स्ट वाला लोगे या सेकंड या थर्ड, तो 3 ही वेज है। ऐसे ही बोतल के लिए अगर मैं देखूं तो ये मेरा 3rd इवेंट है और इसको चूज करने के मेरे पास 2 ही तरीके हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहता है कि एक इवेंट के लिए अगर आपके पास n नंबर ऑफ वेज है, दूसरे इवेंट के लिए आपके पास सपोज करो m नंबर ऑफ वेज है, और तीसरे इवेंट के लिए आपके पास q नंबर ऑफ वेज है, तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा दो इनको, m इंटू n इंटू q को, 2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर तब भी कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको डेफिनेशन की टर्म में अगर देखूं तो मल्टीप्लिकेशन रूल या क्या कह रहा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल सी बात कि अगर आपके पास कोई एक इवेंट को करने के लिए n नंबर ऑफ वेज हैं और दूसरे इवेंट को करने के लिए m नंबर ऑफ वेज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो n इंटू m के इक्वल होंगे। किसके इक्वल होंगे बच्चों, n इंटू m के इक्वल होंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन रूल एंड ऑल्सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बेसिकली इसको अभी के लिए आप मल्टीप्लिकेशन रूल भी कह सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल। ओके, इफ एन इवेंट कैन ऑकर इन m डिफरेंट वेज। कितने नंबर ऑफ वेज हैं किसी इवेंट के लिए, m डिफरेंट वेज हैं। एंड एक और दूसरा कोई इवेंट है जो कि जिसमें है n
different ways. Okay, then the total number of occurrence of events, अगर उनके combined total number of ways देखें तो उनके occur होने की जो total number of जो events होंगे या total number of ways होंगे वो किसके इक्वल होंगे, m into n के इक्वल होंगे. किसके इक्वल होंगे, m into n के. जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें कि सपोज करो हमारे पास 3 स्टेशन हैं P, Q, R, ये हमारे पास 3 स्टेशन हैं. स्टेशन P से स्टेशन Q को जाने के लिए हमारे पास ये 2 रास्ते हैं. P से Q आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है. और Q से R जाने के लिए, Q से R जाने के लिए आप ऐसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो या ऐसे जा सकते हो. ये नंबर ऑफ वेज हैं. अब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे अब ये पूछूं कि स्टेशन P से स्टेशन R तक जाने के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए. तो आंसर है कि देखो P से Q तक जाने के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वेज हैं वो 2 हैं. तो यानी कि इस P से Q तक ये एक इवेंट हो गया. P से Q जाना क्या हो गया हमारा, एक इवेंट. और उस इवेंट के लिए नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 2. फिर Q से R जाना, Q से R जाना एक दूसरा इवेंट है और उसके लिए जो नंबर ऑफ वेज हैं वो कितने हैं, 3 हैं. तो टोटल नंबर ऑफ वेज इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए. तो आंसर है यहां पर लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ वेज. टोटल नंबर ऑफ वेज होने चाहिए m इंटू n के इक्वल. यानी कि आंसर हमारा क्या आना चाहिए, 6. यानी कि स्टेशन P से स्टेशन R तक जाने का अगर आपसे पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो 6. हो सकता है आप इस पाथ को फॉलो करो, फिर उसके बाद ये या ये फॉलो करो तो 3 वेज हो जाएंगे. आप हो सकता है इस पाथ से जाओ, फिर उसके बाद या तो आप ऐसे जाओगे या ऐसे जाओगे या ऐसे जाओगे, 3 वेज ये हो जाएंगे. तो टोटल 6 वेज हो जाएंगे आपके पास. वो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, या इसका नाम हमने क्या रखा है, मल्टीप्लिकेशन रूल. मैं एक और रूल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इसी के साथ आपके लिए, m+n एडिशन रूल. ओके, मल्टीप्लिकेशन रूल आपने समझ लिया. अब इसके साथ आप एडिशन रूल को समझो. देखो मैं आपके सामने फिर से एक स्टेशन वाला ही एग्जाम्पल फिर से लेकर आ रहा हूं बच्चों. मान लो आपके पास 3 स्टेशन हैं P, Q एंड R. ओके, P से Q जाने का एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है. ओके, Q से R जाने के लिए आप इस रास्ते से जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो और आप ऐसे भी जा सकते हो. ठीक है, आप R पर पहुंच जाओगे इन तीनों में से किसी भी तरीके से. अब बच्चों अगर मैंने आपको एक इवेंट दिया है ना, एक इवेंट दिया, क्या इवेंट दिया उसको ध्यान से समझना. P से Q जाना ये एक इवेंट होगा, एक इवेंट, इसका नाम चलो मैं E1 रखता हूं. ठीक है, Q से R जाना अपने आप में एक अलग इवेंट है. अब ये दोनों अलग अलग इवेंट हो गए. ठीक, अब मैं आपको एक थर्ड इवेंट दे रहा हूं. थर्ड इवेंट वो क्या है, P से R जाना. P से R जाना अलग इवेंट हुआ, हाँ या ना. P से Q जाना एक इवेंट है. अगर आप सिर्फ Q से R कभी जा रहे होगे तो वो E2 इवेंट होगा. बट मैंने आपको एक इवेंट दिया कि P से R जाना है आपको. ठीक है, अब P से R जाने के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं. ओके, तो कैसे बताओगे, देखो तो आप कहोगे मैं तो मल्टीप्लिकेशन रूल यूज कर लूंगा. तो नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज, ठीक है, किसके लिए, फॉर E3, इस इवेंट की बात हो रही है, थर्ड वाले इवेंट के लिए. इसके लिए नंबर ऑफ वेज आप कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे देखो 2 यहां पर है वेज और 3 यहां पर है, तो 2 इंटू 3 इनका मल्टीप्लाई करा लो आप, तो आपका आंसर आ जाएगा. तो यानी कि P नंबर के स्टेशन, P स्टेशन से R स्टेशन तक जाने के लिए नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 6. ठीक है, लेकिन इसमें एक खास बात है. क्या खास बात है, खास बात यह है कि आपको P से R जाने के लिए इन दोनों इवेंट को कंप्लीट करना पड़ेगा, हाँ या ना. क्या आप E2 पर E2 वाला इवेंट हो सकता है बिना E1 को किए हुए. इस बात का मतलब मैं ये पूछ रहा हूं, क्या आप Q से R जा सकते हैं बिना P से Q जाए हुए, क्योंकि आप यहां पर खड़े हुए हो, आप यहां पर हो, P से P पर खड़े हुए हो, और मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या Q से R जाना आपका ये वाला इवेंट पॉसिबल है.
तो आंसर है नहीं, पहले P से Q जाना पड़ेगा तभी Q से R वाला आ सकता है। तो इसका मतलब यह है कि पहले कौन सा इवेंट कंप्लीट करना पड़ेगा, E1 वाला। जब आप Q पर पहुंच जाओगे फिर आपको कौन सा इवेंट अपना कंप्लीट करना पड़ेगा, E2 वाला इवेंट। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तब आपका कौन सा इवेंट माना जाएगा कि हो चुका है, तो आंसर है थर्ड वाला, P से R जाने वाला। ये वाली बात आगे समझ में। इसका मतलब ये है कि जब मल्टीप्लिकेशन रूल की बात हो रही होती है तब वहां पर दोनों इवेंट का कंप्लीट होना मस्ट है। दोनों इवेंट जब कंप्लीट हो जाएंगे तब माना जाएगा कि आपका E3 हो चुका है। अदरवाइज इन दोनों में से कोई एक नहीं हो रहा है तो आपका E3 होगा ही नहीं, क्योंकि E3 एक्चुअल में है क्या, E3 मैंने आपको दिया है P से R जाना, और आप इसका P से R कह रहा हूं यानी आप P पर खड़े हो और आपका टर्मिनेटर कहां पर होगा, R पर जब आप पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो आप केवल एक ये वाला इवेंट करो, मान लो E1 वाला करो तो आप तो Q पर पहुंचोगे, P से R तब थोड़ी पहुंचे आप, तो सिर्फ एक इवेंट करोगे तब बात नहीं बनेगी। या आप यहां से यहां तक जाते हो सिर्फ ये वाला, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले तो आप खड़े तो यहां पर हो तो आपको पहले तो यहां पहुंचना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब E1 और E2 दोनों को ही कंप्लीट करना जरूरी है। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तब आप कहोगे कि हाँ अब जो टोटल नंबर ऑफ वेज है मैं वो बता सकता हूं। E1 के लिए 2 थे, E2 के लिए इंडिविजुअली 3 थे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करा देंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकल कर आ जाएंगे P से R जाने के लिए। ये तो हो गई एक सिचुएशन। अब मैं दूसरी सिचुएशन एक यहां पर क्रिएट करता हूं। सपोज करो यहां पर एक रूम है, एक हॉल है आपके पास, ठीक है। उस हॉल में, उस रूम में सपोज करो इधर साइड में यहां पर 2 गेट बने हुए हैं ऐसे, ठीक है ना, 2 गेट बने हुए हैं। मैं इसको इस तरह से बनाता हूं, यहां पर 2 गेट बने हुए हैं इस तरह से, ओके, यहां पर। और इसी तरह के गेट यहां पर भी बने हुए हैं, यहां पर इस तरह से, लाइक दिस, ओके। अब एक साइड में इसके पास 2 गेट हैं, एक साइड में इसके पास 3 गेट हैं, ठीक है ना। ये अब यहां पर अंदर एक पर्सन खड़ा हुआ है, आप मान लो यहां पर खड़े हुए हो, ठीक है, कोई एक पर्सन यहां पर खड़ा हुआ है, ओके। अब ये वाला जो पर्सन है अगर इधर वाली साइड के किसी भी गेट से निकलकर बाहर जाता है तो उसे एक इवेंट माना जाएगा, क्योंकि उसने कौन सी वाली साइड चुनी, लेफ्ट वाली। अपने से यहां पर हाँ मैं लिख सकता हूं इसको कि उसने कौन सी वाली साइड चुनी है, लेफ्ट वाली, ठीक है। मैं इसको इधर से देख रहा हूं तो उसने कौन सी वाली साइड चुनी, लेफ्ट वाली। अगर वो इनमें तीनों में से किसी भी गेट से बाहर निकलता है तो उसने कौन सी साइड को चूज किया, आंसर है उसने अपनी राइट वाली को चूज किया, ठीक है। तो यानी कि लेफ्ट वाले गेट से जाना एक इवेंट है, राइट वाली साइड के किसी भी गेट से जाना सेकंड इवेंट है, ओके। ये 2 अलग अलग इवेंट हैं। अब मैंने आपको एक इवेंट दिया, थर्ड इवेंट जो हमारा टारगेट है। मैंने कहा गेट से बाहर निकलना, एक थर्ड इवेंट है, गेट से बाहर निकलना, ठीक है। मैंने गेट से बाहर निकलना, ये आपको थर्ड इवेंट दिया, ओके। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो गेट से बाहर निकल जाना, ये जो इवेंट आपको दिया गया है, इसको करने के लिए क्या ये वाला भी करना जरूरी है और ये वाला भी करना जरूरी है क्या, तो आंसर है नो। अगर आपको सिर्फ ये टारगेट दिया गया है कि गेट से बाहर निकलना है तो उसके लिए आप चाहो तो इस वाली साइड से बाहर निकल जाओ तो आपका काम हो गया, हाँ आप गेट से आउट हो चुके हो। या आप इधर वाली साइड से बाहर निकल जाओ किसी भी गेट से तो आपका तब भी ये वाला इवेंट हो चुका। तो ये वाला इवेंट एक ऐसा इवेंट नहीं है जो इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद पूरा होगा। जबकि यहां पर आप ये देख रहे थे कि P से R जाने के लिए पहले ये वाला इवेंट कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर ये वाला कंप्लीट करना पड़ेगा, तब आपका ये वाला इवेंट जो आपको गिवन था ये पूरा होगा। यहां पर इवेंट थर्ड जो लिखा गया है वो कौन सा इवेंट है, तो आंसर है गेट से बाहर निकल जाना। गेट से बाहर निकल जाने के लिए तो सिर्फ ये वाला वो फॉलो कर ले, इवेंट 1 फॉलो कर ले तब भी E3 हो चुका, या वो E2 वाला इवेंट फॉलो कर ले तब भी वो बाहर निकल चुका गेट से। तो इसका मतलब यह है कि उसके पास टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है, बाहर निकलना, गेट से बाहर निकलना कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, तो आंसर है लेफ्ट वाली साइड से टोटल नंबर ऑफ वेज 2 है। नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 2 हैं।
ओके, और इधर वाले से निकलेगा तो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से या यहाँ से। तो कितने हो गए, 3 नंबर ऑफ वेज इधर हो गए, 2 ये हो गए। तो इनको अगर मैं ऐड करा लूँ तो मेरे पास कितने आएंगे, 5। तो मेरे पास एक्चुअल में 5 वेज ही हैं, 1 2 3 4 5। और अगर आप डायरेक्टली ऐड करना चाहते हो तो उसे आप एडिशन रूल के अकॉर्डिंग कहोगे कि मैंने किस रूल के अकॉर्डिंग उसको ऐड किया। तो आंसर है एडिशन रूल के अकॉर्डिंग, जिसमें मेरे पास एक इवेंट है E1 जिसके लिए नंबर ऑफ वेज हैं M, और मेरे पास एक और E2 इवेंट है जिसके लिए नंबर ऑफ वेज क्या हैं, N। तो अगर ये दोनों, ये जो मेरा थर्ड वाला इवेंट है, अगर ये इन दोनों पर डिपेंड नहीं कर रहा है, दोनों के कंप्लीट होने पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि जो E3 है वो तब उसको कंप्लीट माना जाएगा। E3 के जो नंबर ऑफ वेज है वो तब मान लिया जाएगा कब, जब या तो सिर्फ E1 वाला हो जाए या E2 वाला हो जाए। इसमें दोनों होने जरूरी थे, E1 एंड E2। इसमें E1 और E2, या तो E1 हो जाए या E2 हो जाए, तब मान लिया जाएगा कि ये वाला काम हो चुका है। तो इसके लिए जब हमने टोटल नंबर ऑफ वेज कर करके देखे, आप डिफरेंट गेट बना कर देखो और फिर सोचो कि एक आदमी इधर से बाहर निकल जाए तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3, या इधर से निकल जाए तो 1 2, तो यानी कि टोटल 5 हो गए नंबर ऑफ वेज। तो आप सोच रहे हो कि क्यों ना डायरेक्टली इन दोनों नंबर ऑफ वेज जो हैं इनको डायरेक्टली ऐड कर लिया जाए, तो टोटल नंबर ऑफ वेज पता कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ वेज हैं जिनसे वो बाहर निकल सकता है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एडिशन रूल। तो मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल में डिफरेंस क्या हुआ, तो आंसर है मल्टीप्लिकेशन रूल में एक इवेंट को करने के लिए m नंबर ऑफ वेज हैं, दूसरे इवेंट को करने के लिए n नंबर ऑफ वेज हैं। इस वाले इवेंट को ये वाला इवेंट फिर इस वाले इवेंट को ये इवेंट फॉलो कर रहा है ना, मतलब पहले E1 इवेंट होगा, फिर E2 इवेंट होगा, और फिर जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तब हमारा जो टारगेट है वो वाला इवेंट कंप्लीट माना जाएगा। तब उसके जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होंगे। तो यानी कि इसमें तो दोनों इवेंट होना टुगेदर होंगे, ये दोनों तो साथ साथ होना जरूरी है, जबकि इसमें दोनों का साथ साथ होना जरूरी नहीं है। ये डिफरेंस है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन रूल में। एक क्वेश्चन कंसीडर कर रहा हूं, ये NCERT की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज कैसे करना है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5। ओके, इतनी जब आप लाइन पढ़ते हो तो आपको क्या बात समझ आती है? हमें ये बात समझ में आती है कि हमें जो डिजिट गिवन है, वो है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये डिजिट गिवन है 5, और उनसे हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का। तो ओके, मैं 3 डिजिट का नंबर यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, अब जब 3 डिजिट का नंबर बनाऊंगा तो वो कह रहा है इन्हीं में से बनाना है। आप 1 लिख सकते हो, 2 3 4 5, ये 5 डिजिट ही ले सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ये 5 नंबर गिवन है। तो अब मान लो हम डिजिट बनाना, जब 3 डिजिट बनाना शुरू करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, मैं सपोज करो इसको भरना स्टार्ट कर रहा हूँ। मान लो जब मैं इसको भरना स्टार्ट करूँ, या मैं सपोज करो इसको भरना स्टार्ट कर रहा हूँ, किसी को भी आप भरना स्टार्ट कर सकते हैं। मान लो यहाँ से भरना स्टार्ट करते हैं हम, यहाँ से भरना अगर मैं स्टार्ट करूँ तो यहाँ पर मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? तो आंसर 1 भी लिख सकते हो, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब इस वाली डिजिट को फिल करने के जो नंबर ऑफ वेज हैं वो कितने हैं? 5 हैं। नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 5। यहाँ पर इन पांचों में से कोई भी डिजिट लिखी जा सकती है, तो इस वाले डिजिट को फिल करने के कितने नंबर ऑफ वेज हैं? 5 हैं। ओके, यहाँ तक बात आती है समझ में? अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ। अब जब यहाँ पर अब भरने की बारी आएगी तो हमें ये सोचना पड़ेगा, क्या इसमें भी 1 2 3 4 5 सारे भरे जा सकते हैं? तो आंसर है हाँ, इनमें से पांचों में से पांचों भरे जा सकते हैं, तब अगर रिपीटिशन अलाउड हो। यानी कि एक डिजिट तो आप यहां पर लिख चुके थे, आपने इन 5 में से यहां पर कोई एक डिजिट लिख चुके होंगे। अगर मान लो सपोज करो आपने यहां पर 2 लिख दिया था एग्जाम्पल के लिए सिर्फ, तो आप 2 तो आप लिख चुके हो, और क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि एक बार जो डिजिट भर दी गई उसके बाद आप दोबारा नहीं भर सकते हो उसको, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो अब यहां पर भरने के लिए हमारे पास क्या क्या बचेगा? 1 3 4 5। 2 तो हम भर चुके,
तो ये तो हट गया हमारा। अब हमारे पास नंबर ऑफ वेज क्या बचेंगे, 4। तो यहां पर 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो यानी कि नंबर ऑफ वेज कितने बचेंगे इसके लिए, 4 बचेंगे। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में ये कह देता कि रिपीटिशन अलाउड है, आप कोई भी डिजिट कितनी भी बार भर सकते हो, तो यहां पर 4 नहीं लिखते, फिर हम क्या लिखते हैं, यहां पर 5 लिखते हैं, है ना। तो यहां पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5 कुछ भी आ सकता था। ओके, तो क्वेश्चन में उसने बोला है पहले वाले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, रिपीटिशन ऑफ द डिजिट अलाउड, तो अगर मैं इस वाले को भर रहा हूँ तो इसको भरने के तरीके मेरे पास 5 हो गए, नंबर ऑफ वेज 5 हो गए। अच्छा, इसको भरना है, अब इसमें अगर रिपीटिशन अलाउड है तो 1 भी आएगा, 2, 3, 4, 5। यहां पर हमने कुछ भी भर दिया, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अब रिपीटिशन अलाउड है ना, तो हम 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी भर सकते हैं। तो इसको भरने के लिए भी नंबर ऑफ वेज 5 हो गए। उसने रिपीटिशन जब अलाउड कर रखा है तो यहां पर कुछ भी लिखाओ, यहां पर भी कुछ लिखाओ, उससे कोई लेना देना नहीं। यहां पर सारी डिजिट्स में से कुछ भी भरा जा सकता है, 1, 2, 3, 4, 5। तो यानी कि इसको भरने के लिए भी नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 5। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को यूज करूं, तो यूज करूं मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मैं इनको शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो क्या हो सकता है, द टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे बच्चों। तो आंसर है कि ये एक इवेंट है, इसको भरने के नंबर ऑफ वेज 5 है। ये एक इवेंट है E2, इसको भरने के नंबर ऑफ वेज 5 है। ये इवेंट है E3, इसको भरने के नंबर ऑफ वेज सपोज करो Q है। तो इन तीनों का अगर मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज निकल कर आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आप कैसे निकालोगे, 5 × 5 × 5, है ना। ये हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज निकल कर आ जाएंगे अगर रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउड है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये बिल्कुल आसान है। अब मान लो रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं है, तब हमें 3 डिजिट के बनाने हैं। तो 3 डिजिट के नंबर हम कितने बना सकते हैं, कितने नंबर ऑफ वेज हैं बनाने के। तो आंसर है कि पहले वाले को तो भरने के 5 वेज होंगे ही होंगे, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 है। तो इस वाली डिजिट में 1, 2, 3, 4, 5 में से कुछ भी भरा जा सकता है। लेकिन उसने कहा रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। अब जो भर चुके हो उसके बाद वो डिजिट दोबारा नहीं आएगी। तो इसके लिए इसका मतलब तो ये है कि दूसरे वाले को भरने के लिए हमारे पास 4 ही वेज बचेंगे, क्योंकि एक डिजिट जो यहाँ पर आ चुकी होगी वो वहां पर तो आ नहीं सकती। तो अब हमारे पास इनमें से जो भी डिजिट हम भर गए उसको छोड़ के, जो इसमें हम भर चुके हैं उसको छोड़कर बाकी के 4 बच जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक यहाँ पर भरी जा चुकी है, एक डिजिट यहाँ पर फिल कर चुके हैं हम, है ना। तो अब हमारे पास 2 तो निकल गए, क्योंकि उनको रिपीट तो कर नहीं सकते। तो अब हमारे पास इसके लिए नंबर ऑफ वेज कितने बचे, 3 बचे। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, या यूज करेंगे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं, क्या डायरेक्टली बता सकते हैं हम टोटल नंबर ऑफ वेज, कि कितनी नंबर ऑफ डिजिट बन जाएंगी, कितनी नंबर ऑफ वेज हैं जिनसे 3 डिजिट बनाई जा सकती, 3 नंबर का डिजिट बन जाएगा इन डिजिट्स को यूज करके। तो वो क्या रहा होगा, तो आंसर है इनको मल्टीप्लाई करा लो नंबर ऑफ वेज जितने भी हैं, और वहाँ से आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 60। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 60 आएंगे। तो अगर रिपीटिशन अलाउड हो तो आप 3 डिजिट वाले कितने नंबर बना सकते हो, तो आंसर है 125। और अगर रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउ नहीं है तो आप सिर्फ कितने नंबर बना पाओगे, सिर्फ 60 नंबर बना पाओगे। ये वाली बात आई बच्चों आपको समझ में। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कंसीडर करिए, एक्सरसाइज 7.1 का। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। ओके, मेरे पास जो फिल करने के लिए डिजिट हैं वो क्या क्या हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये मेरे पास डिजिट हैं। इसको एक बार चेक कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये डिजिट्स हैं। अब इन डिजिट से आपको 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। ओके, 3 डिजिट का बनाना है नंबर, एक बात तो ये है, ठीक है। और कैसा नंबर बनाना है, इवन नंबर बनाना है। कैसा नंबर, इवन नंबर बनाना है, ठीक है। तो बनाते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि डिजिट कैन बी रिपीटेड, ये वाली बात भी याद रखना। फिर से हमारे पास जो नंबर्स हैं जो चूज करने हैं वो इनमें से चूज करने हैं।
कितनी डिजिट का बनाना है? 3 डिजिट का बनाना है। कैसा बनाना है? इवन नंबर बनाना है। और डिजिट रिपीट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। ठीक, अच्छा। अब बच्चों, अब क्योंकि हमें इवन नंबर बनाना है तो हमारा जो ये वाला जो डिजिट है वो ऐसा डिजिट होना चाहिए जो कि 2 से डिवाइड हो जाता हो। ठीक है, तो यहां पर कितनी डिजिट आ सकती हैं? वही डिजिट आ सकती हैं इवन नंबर बनाने के लिए जो कि 2 से डिवाइड हो जाती हो। तो अब यहां पर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं जो गिवन नंबर है उनमें से? एक तो ये आ सकता है, ये भरा जा सकता है, या ये भरा जा सकता है। तो इस वाले को भरने के लिए, क्योंकि इवन नंबर बनाना है और इवन नंबर 3 डिजिट का इवन नंबर का जो लास्ट डिजिट होगा वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो इवन नंबर बनेगा। तो या तो 2 भरा जा सकता है यहां पर, या 4 भरा जा सकता है, या 6। तो यानी कि इसको भरने के जो नंबर ऑफ वेज हैं वो कितने हैं? 3 हैं। या तो 2 आ सकता है यहां पर, 4 या 6, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। अच्छा, गिवन नंबर्स में से अब ये वाले, अब इसकी बात करो, अब इसमें आप क्या क्या भर सकते हो? तो आंसर है डिजिट तो रिपीट हो सकती हैं, है ना, डिजिट रिपीट कर सकते हैं आप। तो हमें इवन नंबर बनाने के बारे में जब सोचना था तो सिर्फ इस बारे के बारे में सोचना था, क्योंकि यही वाला डिजिट डिसाइड करता है कि जो गिवन नंबर है वो इवन है या नहीं। ये वाला डिजिट थोड़ी डिसाइड करता है कि इवन है या ऑड है ना। तो यहां तो कुछ भी भरा जा सकता है। अब जो डिजिट हैं वो रिपीट की जा सकती हैं। तो इसको भरने के मेरे पास कितने तरीके हैं? तो जितनी डिजिट है, यानी 1 भी आ सकता है, यहाँ 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि इसको भरने के मेरे पास कितने तरीके हैं? 6, है ना। तो 6 वेज हैं इसको भरने के लिए। ओके, नाउ अब यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर भरने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं? तो आंसर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से कोई सा भी भरा जा सकता है, क्योंकि रिपीटिशन क्या है? अलाउड है। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होती तो क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करते। तब हम यहाँ पर देखते कि हम यहाँ पर कितनी डिजिट भर चुके हैं, फिर हम देखते हैं यहाँ पर कितनी डिजिट भर चुके हैं, है ना। फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपने नंबर ऑफ वेज बनाते हैं। बट अभी फिलहाल क्वेश्चन में क्या है? नंबर ऑफ डिजिट आप कितनी भी बार रिपीट कर सकते हो। यहाँ पर 3 तो इसलिए भरा गया है क्योंकि इवन नंबर बनाना था, तो यहाँ तो 2, 4 और 6 में से ही भरा जा सकता है। बट यहाँ पर आप इन 6 की 6 डिजिट को भर सकते हो दोनों जगह पे। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ वेज आ गए। अब आप यूज कर लो किसको? अब आप यूज करो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। हम बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कह सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज, है ना, वो कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट कितनी बनाई जा सकती है इवन नंबर वाली? तो आंसर है 6 × 6 × 6। जितने भी नंबर ऑफ वेज हैं उनको मल्टीप्लाई करा दो। इस तरह से आप बना सकते हो 108। ये आपके टोटल नंबर ऑफ वेज बन जाएंगे। तो बिल्कुल आसान है इसको करना। इवन बनाने के लिए हमारे पास केवल 3 डिजिट हैं, इसलिए यहाँ पर भरा गया 3, नंबर ऑफ वेज 3 है। और बाकी इनके लिए रिपीटिशन अलाउड है, तो ये सारी की सारी डिजिट भरी जाएंगी। बड़े आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन। अब इसी तरह से आप और भी देखिए, जैसे मान लो इस क्वेश्चन को कंसिडर करिए, थर्ड नंबर। हाउ मेनी 4 लेटर कोड? आपको बनाना है 4 लेटर का कोड, 4 लेटर का, 1, 2, 3 एंड 4 लेटर का कोड बनाना है बच्चों। एंड कैन बी फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, तो आपको A, B, C, D, E, F, G, H, I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है ना। ये आपके पास 10 लेटर हैं। इन 10 लेटर को यूज करके आपको 4 लेटर का कोड बनाना है। इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, अब कंडीशन भी हमें पता है, हमें बनाना किससे है? इनसे। और कितने लेटर का बनाना है? 4 लेटर का कोड बनाना है। रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है? तो आंसर है नो लेटर कैन बी रिपीटेड, रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आप भरना स्टार्ट करो। जब आप यहां पर नंबर ऑफ लेटर को भरना स्टार्ट करोगे तो आप इन 10 लेटर में से कोई भी लेटर भर सकते हो। आंसर है हाँ, यस, हम मैं A, B, C, D में से कुछ भी भर सकता हूं। तो इसको भरने के नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 10। अब क्योंकि उसने कहा कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो एक लेटर यहां पर भरा जा चुका होगा, कोई भी एक। तो अब अगले वाले को भरने के लिए कितने बचे? तो आंसर है 9। अगले वाले को भरने के लिए कितने लेटर बचे? 9, क्योंकि एक यहां भर चुका था और रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो जो लेटर यहां आ चुका वो यहां आ नहीं पाएगा। तो अगर एक लेटर यहां लिख देंगे तो उसको भरने के लिए नेक्स्ट के लिए 9 बचे। फिर अब यहां पर 2 लेटर भर चुके, तो अब इस वाले को भरने के लिए हमारे पास कितने नंबर ऑफ वेज बचे? 8, है ना।
अब क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो अब यहाँ पर जो 3 लेटर भरे जा चुके हैं उसके बाद अब हमारे पास कितने बचे 7। 10 में से कितने लेटर बचे होंगे यहाँ पर भरने के लिए 7 लेटर। तो अकॉर्डिंग टू, या मैं लिखूं बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज इस तरह से निकाल सकते हैं कि अगर मान लो इस वाले इवेंट के लिए नंबर ऑफ वेज 10 है, इस वाले इवेंट के लिए नंबर ऑफ वेज 9 है, इसके लिए 8 है, इसके लिए 7 है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि अगर आप इन नंबर ऑफ वेज का मल्टीप्लिकेशन करा दो तो क्या होगा कि आपके टोटल नंबर ऑफ वेज निकल कर आ जाएंगे। ये बात याद रखी जाए कि यहाँ पर कितने भी नंबर ऑफ इवेंट हो सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि 2 के लिए काम करे, 3 के लिए, 4 के लिए, ये n नंबर ऑफ वेज, अगर n नंबर ऑफ इवेंट हैं और उनके लिए डिफरेंट n वेज हैं तो उन सब के लिए काम करता है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होने चाहिए, तो आंसर जितने इंडिविजुअल जो नंबर ऑफ वेज हैं उनका क्या करा दिया जाए, मल्टीप्लिकेशन। इतने नंबर ऑफ वेज हैं 4 लेटर का कोड बनाने के लिए अगर इंग्लिश अल्फाबेट के फर्स्ट 10 लेटर यूज किया जाए। इतनी बात आ रही है समझ में, यस और नो?